प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे। निश्चित समाकलन के कुछ गुण थे, पहले ही बताया गया था और उसमें प्रश्न भी हल किया गया था। आज दो चार जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षा में आए हुए हैं, बोर्ड परीक्षा में, उनको हल किया जाएगा। उसके बाद निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग क्या है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एक टाइप का डिफरेंट इंटीग्रल या निश्चित समाकलन आता है जिसमें माड दिया रहता है। ठीक, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे -5 to 5 माड ऑफ x + 2 dx का मान ज्ञात करिए। या -5 से 5, लिमिट लोअर लिमिट -5 है, अपर लिमिट 5 है माड। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो हमको कहीं न कहीं जो माड का गुण होता है, माड का गुण, उसका हम प्रयोग करते हैं। माड ऑफ x - a ये होता है प्लस x - a जब x - a ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाए, पॉजिटिव हो जाता है। आइए कहा जाए x ग्रेटर ये हो जाए, और निगेटिव होता है, ठीक है, जब x लेस देन हो जाए। ये माड का परिभाषा है। तो सबसे पहले हम यदि माड के अंदर देखिए यहाँ क्या है, x - a माइनस के रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो भी व्यंजक दिया हुआ है, जैसे ऐसे लिख लिया जाए x - 2, इसको ऐसे लिखा सकता है। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव होगा, x + 2 ये पॉजिटिव होगा जब x का मान क्या हो जाए, 2 से बड़ा हो जाए। ठीक, और ये निगेटिव होगा जब x प्लस इसका मान 2 से -2 से या -2 से कम हो जाए। ये के मान कितना है, -2 है। ठीक, इसका मतलब कि इसी माड का जो गुण दिया हुआ है इसका प्रयोग करेंगे। तो जो भी इंटीग्रेशन दिया होता है, जो भी मान लीजिए 1 माड भी हो सकता है, 2 माड भी हो सकता है, उसमें इंटीग्रेशन करने में 3 भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ -2 आया है, ठीक, तो कहीं न कहीं इस अंक का हम प्रयोग करके इंटीग्रेशन को 2 भागों में हम ब्रेक करते हैं। परिभाषा के अनुसार जो उसका गुण था इंटीग्रेशन का कि a से b f x dx, a से c f x dx प्लस c से b f x dx, यदि a और b के बीच कोई संख्या c, देखिए a और b के बीच का कोई नंबर c है, इसको इस इंटीग्रेशन को हम 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं। एक हो जाएगा a से c, या हो जाएगा c से b। ठीक, तो यहाँ आ गया, इसको जब माड के रूप में लिखा गया x - 2, ठीक, तो एक डिजिट ले गया -2। अब देखिए -5 से -2 ज़्यादा है और 5 से कम है। देखिए तो -2 आएगा, -2 और -5 और 5 के बीच में आएगा। ठीक, इसका मतलब एक इंटीग्रेशन यहाँ से लेंगे, -5 से -2 ले लेंगे, और दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 से 5। वही यहाँ किया गया है, -5 से 5 मॉड ऑफ x + 2 dx, -5 से -2। अब देखिए यहाँ क्या लिया गया है, -5 से -2, तो जब -2 से कम है, यहाँ दिखाया गया है -2 से कम है, तो मॉड ऑफ x + 2 क्या है, -x + 2 है। यहाँ हो गया -x + 2। फिर -2 से 5, मतलब -2 से ज़्यादा है, तो जब -2 से ज़्यादा होगा तो इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव ले लिया गया है, देख सुनिए। ठीक, अब जैसे पहले की तरह उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये हो जाएगा माइनस बाहर हो जाएगा, x + 2 का x² बटा 2 + 2x हो जाएगा, -2 -5 प्लस x² + 2x हो जाएगा, -2 से 5। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, एक और देखिए, इसमें ये विविध प्रश्नावली का है 33वां प्रश्न है। इसमें देखिए कितने -1 है, -2 है, -3 है। तो सबसे आसान तरीका है
वही लिखा जाए x-1 मॉड x-1, ऐसे है मॉड x-1 बराबर क्या हो जाएगा प्लस x-1 यदि x का मान क्या हो 1 से ज़्यादा हो, ये लिख दिया जाए x-1 सॉरी x-1 ग्रेटर है माइनस हो जाएगा, ठीक है, यदि ये लेस देन 0 हो जाएगा। ऐसे एक बार पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा। तो अब 2 तो ए स्थिति आ गई। यहाँ पे देखिए, अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कितने आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, x-1 x-2 x-3 और लिमिट हमारा क्या है 1 से 1 to 4 है। ठीक, तो प्रक्रिया तो वही करनी है, लेकिन डायरेक्ट लिखना है तो कुछ नहीं करना। देखिए 1 to 2, देखिए एक इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 to 2 हो जाएगा, दूसरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 to 3 हो जाएगा, और चौथा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 to 4 हो जाएगा, क्योंकि अब अपर लिमिट डिफाइन है। ठीक, तो देखिए इसको 3 भागों में लिख लिया गया है, 1 to 2 हो गया है, बाकी यहाँ पे dx है, फिर 1 to 2 हो गया, फिर 2 to 3, यहाँ इंटीग्रेशन 2 to 3 dx हो गया और 3 से 4 dx हो गया। ठीक, अब देखिए मॉड की परिभाषा क्या, देखिए यहाँ क्या है नीचे पहले इंटीग्रेशन में, देखिए पहला इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, पहला इंटीग्रेशन है कि 1 to 2 है, मतलब मैक्सिमम क्या है 2 से। ठीक, 1 से देखिए 1 से लेकर के 2 तक। ठीक, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है 1 से ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, तो जब x माइनस मॉड x-1 बराबर हो जाएगा प्लस x-1 हो जाएगा, x का मान 1 से ज़्यादा होगा या बराबर हो जाए, ज़्यादा है तो देखिए इसका मतलब कि यह तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अपर लिमिट क्या है 2, ये जो इंटीग्रेशन है 1 से लेकर 2 तक। ठीक, अब देखिए इसका मतलब यह क्या होगा, x+2 क्या हो जाएगा निगेटिव होगा, क्योंकि भाई मॉड ऑफ x+2 बराबर हो जाएगा माइनस x-2, जब x का मान क्या है 2 से कम है। अब देखिए यहाँ पे 1 से ज़्यादा है 2 से कम, 1 से ज़्यादा है 2 से कम है, इसका मतलब यह तो पॉजिटिव हो गया, a निगेटिव हो जाएगा और a भी निगेटिव हो जाएगा। देखिए 2 से 3 वाले में जब 2 से ज़्यादा होगा तो निश्चित 1 से ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से ज़्यादा होगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ऐसा निगेटिव रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटीग्रेशन लिमिट 3 to 4 है यहाँ पे मॉड 3 से ज़्यादा, तो 3 से ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब 1 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 2 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 से ज़्यादा होगा तो तीनों पॉजिटिव होंगे। ठीक, इस तरह का प्रयोग करके मॉड के गुण का प्रयोग करके हम जो है यहाँ पे इसको सबसे पहले 3 भागों में ब्रेक कर लिया गया है। मॉड की प्रॉपर्टी यूज करके सभी मॉड को फंक्शन इस रूप में लिख लिया गया है। लिखने के बाद जब हम हल किए हैं, देखिए ये चीज़ यहाँ पे आ गया है, जोड़ने या घटाने के बाद, उसके बाद हम जैसे डिफरेंट इंटीग्रल करते हैं वैसे करेंगे तो हमारा आंसर यह आ जाएगा। ठीक, जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अक्सर आता है, लगभग 3-4 सेट पेपर है तो उसमें भी आता है, लिखा हुआ है डिफरेंट इंटीग्रल 0 से पाई x tan x से प्लस tan x dx। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम साइन का से बदल लेंगे। यहाँ पे देखिए 0 से पाई साइन x cos x, ये हमारा आ गया। साइन का से बदलने के बाद फिर जो वहाँ पे 5वीं प्रॉपर्टी थी डिफरेंट इंटीग्रल की कि 0 से a f(x) dx बराबर था 0 से f a - x dx। तो
एक है पाई, उसी का प्रयोग किया गया है। आई बराबर, इसको समीकरण नंबर 1 हम ले लें। एक्स के जब हो जाएगा पाई माइनस एक्स, साइन एक्स हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पाई माइनस एक्स हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको 2 भागों में ब्रेक कर लेंगे, ठीक। इसको 2 भागों में ब्रेक करेंगे तो एक भाग यहाँ पे आ जाएगा, फिर माइनस वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। यह किसके बराबर है? यह है आई के बराबर है, तो इसको आई लिख लिए। फिर आई और आई पक्षांतर करके एक साथ कर लिए, हमारा ये आ गया। अब अंश और हर में यहाँ पे देखिए, अंश और हर में 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर दिया गया है। अंश और हर में 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कर दिया गया है, तो 2i बराबर हो गया इतना। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स इतना हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लिया गया, देखिए अलग कर लेंगे। भाई ए 0 से पाई, यहाँ लिखा हुआ साइन एक्स बटा कास स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बटा कास स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन एक्स बटा कास एक्स गुणे 1 बटा कास एक्स। साइन एक्स बटा कास एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan एक्स 1 बटा कास एक्स सेक एक्स। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया गया है और ये इतना हो गया। इसको ऐसे किया जाएगा, tan स्क्वायर एक्स को फिर लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अब हमारा ये आ गया पूरा का पूरा इंटीग्रेशन। ये हो गया पाई हो गया। सेक एक्स tan एक्स का क्या होता है? सेक एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन tan एक्स होता है। 1 का होता है एक्स, पूरा एक साथ लिख दिया गया है। एक बार 0 से पाई, इसको हल करेंगे तो हमारा ए आंसर आ जाएगा, ठीक। और एक और देख लिया जाए। सामान्यतः देखिए कभी कभी आता है कि जो इंटीग्रेशन करना होता है, या तो कभी कभी कहता सिद्ध कीजिए कि शून्य है, या सीधे मान करता ज्ञान करने के लिए। तो यदि यक्स का कई बहुत लंबा घात दिया हुआ 10 10 20 100 भी हो सकता है। कास या साइन या मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है उसका भी 1 2 3 घात तक तो हम फार्मूला भी जानते हैं, 4 तक आगे पीछे 5 दिया हो, 10 दिया हो, 15 दिया हो, 20 दिया हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो डिफरेंट इंटीग्रल का जो गुण है जो दिखाया गया है उसका प्रयोग कहीं ना कहीं करना है सीधे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिस फलन का हमको समाकलन करना है, क्या वो समफलन है कि विषम फलन है, क्योंकि उसमें फार्मूले में 2 है, सम विषम वाला फार्मूला। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि क्या वो फलन समफलन है कि विषम फलन है। नीचे देखिए यहाँ पे लिमिट -1, तो फार्मूला उसमें अगवा 6वां था कि यदि लिमिट माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, इसका मान क्या होता है 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ये तब होता है जब ये फलन एफ एक्स क्या हो? समफलन हो। समफलन का मतलब होता है कि एफ माइनस एक्स बराबर क्या हो? एफ एक्स। और यदि यह समफलन नहीं है, विषम फलन है, तो इस पूरे इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पे इसको मान लिया एफ एक्स मान लिया गया यहाँ पे, तो हमने मान लिया एफ एक्स बराबर x⁻17 cos पावर 4x। अब हम इसको देखना है कि समफलन है कि विषम फलन है। तो यह माइनस ज्ञात करने के लिए सम विषम कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह -x लिख देना है। यदि एक्स की जगह पे -x लिखने पर सेम चीज़ वही आ जाए तो समफलन हो जाएगा, और यदि माइनस आ जाए तो विषम फलन हो जाएगा। तो यह -x बराबर हो गया, देखिए माइनस आ रहा है, यह -x बराबर हो गया -f(x), अर्थात जो दिया वो फलन ए है वो विषम फलन है। और जो ही ये विषम फलन हुआ इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए -1 to n इतना बराबर हो गया 0। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। एक और इंटीग्रेशन ये भी आया हुआ है, लिखा हुआ है 0 से π/4 sin x cos x cos 4x sin पावर 4x dx, ठीक। ये हो गया 0 से π/4, हमने इसको ऐसे लिख लिया गया। cos पर पावर 4x को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर का होल स्क्वायर sin स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। cos स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको साइन के रूप में दे दिया गया, इतना किया गया है। अब हम मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी, साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी हो जाएगा 2 sin x cos x डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। साइन एक्स cos x डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटा 2। तो साइन एक्स cos x डी एक्स की जगह हो जाएगा डी टी बटा 2। अब हम डिफरेंट इंटीग्रल में जानते हैं
कि जो ही प्रतिस्थापन करते हैं तो लिमिट बदल जाता है, क्योंकि चर बदलते हैं तो उस चर का क्या लिमिट होना है ये ध्यान देते हैं। तो जब x बराबर पाई बाई 4 मान लिया गया है तो t बराबर क्या माना गया था, साइन स्क्वायर x, तो t बराबर हो जाएगा 1/2। और जब x बराबर 0 है तो t बराबर हो जाएगा 0। पूरा का पूरा देखिए ये हमारा आ गया, बदलने के बाद पूरा ये आ गया। इसको हल करेंगे, आ गया 1/2 इतना आ गया। और हम जानते हैं, यदि याद हो, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये बताया गया पहले से ही। क्या करते हैं, x² का गुणांक एक बनाते हैं, यहाँ t² है का गुणांक 2 है तो 2 कॉमन ले लिए तो 1/2 और 2 1/4 हो गया, dt t² हो गया, 2 से भाग देंगे तो t हो गया प्लस 1/2 हो गया। इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, t का जो गुणांक है उसका आधा कर देंगे तो -1/2 कर देंगे और उसका वर्ग कर लेते हैं 1/4 जोड़ेंगे और 1/4 घटा देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये हल करने के बाद ये आ गया, देखिए इसको इस रूप में आ गया। और फार्मूला dx/x² प्लस a² बराबर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो x की जगह क्या है, t -1/2 है और a की जगह क्या है 1/2, देखिए तो 1/4 हो गया, 1/a मतलब 1/1/2 हो गया, tan इनवर्स x की जगह हो गया t -1/2/a, एक जगह 1/2 हो गया, 0 से 1/2। इसको हल कर लेंगे तो पाई/8 आ जाएगा। इस प्रकार से जो भी डिफरेंट इंटीग्रल में दिया हुआ है, इस प्रश्नावली में दिया हो, विविध प्रश्नावली भी के सब प्रश्न हल करिएगा और उसको लगाइएगा। ठीक, अब हमको थोड़ी सी जानकारी देनी है समाकलनों के अनुप्रयोग के बारे में कि समाकलन का प्रयोग क्या क्या है। फिलहाल हमारे सिलेबस में क्या है, तो हम समाकलन के प्रयोग से काफ़ी ज़्यादा प्रयोग है। समाकलन का एरिया है, किसी परिबद्ध क्षेत्र का एरिया ज्ञात कर सकते हैं हम वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं, आगे चल के सरफेस भी ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमको जो पढ़ना है वो है एरिया, क्षेत्रफल के बारे में, परिबद्ध क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। ये कोई आकृति है घिरी हुई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा समाकलन के अनुप्रयोग द्वारा। तो देखा जाए उसमें कई स्थितियाँ आ सकती हैं। जैसे पहला है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। इसके अंतर्गत देखा जाए क्या क्या है, कह रहा है यदि कोई वक्र y बराबर fx है तथा y बराबर fx, x अक्ष x बराबर a और x बराबर b, तो x बराबर a किसका समीकरण होता है, x बराबर a जो है y x के समांतर सरल रेखा का समीकरण ऐसे है, x अक्ष है x डैश हो गया, y डैश हो गया, x बराबर a का मतलब a हो गया x बराबर a। यदि कह दे y बराबर c तो y बराबर c का मतलब होता है x अक्ष के समांतर अचर है c। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं इस समाकलन में के अनुप्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बिना फिगर बनाए हुए आप परिबद्ध क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा निर्देशांक ज्यामिति, खास करके परवलय कैसे ट्रेसिंग करते हैं, परवलय, दीर्घवृत्त, इस तरह का, ठीक है ना, तब जा करके कुछ आगे चलेगा इसमें। तो y बराबर fx, अब y बराबर fx मैं कह रहा हूँ इसका मतलब परवलय का भी हो सकता है, वक्र हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, दीर्घवृत्त भी हो सकता है, ठीक, सर्कल भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक वक्र y बराबर fx दिया हुआ है, x अक्ष कह रहा है और रेखा x बराबर a और x बराबर b द्वारा परिबद्ध क्षेत्र। देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है ऐसे, ये y बराबर fx वक्र है, x अक्ष मतलब ये x अक्ष हो गया, x बराबर a, देखिए x बराबर a और x बराबर b, यह क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए परिबद्ध क्षेत्रफल। वक्र x अक्ष और इसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल b का मान इसे क्या है जाता है। ये फार्मूला क्या होता है, ए माना एरिया, ए का मतलब है एरिया, ये होता है a to b। देखिए x बराबर a है तो छोटा मान जहाँ से शुरू होकर के जहाँ तक हिलता है, तो x बराबर a to x बराबर b हो गया, fx dx हो गया, या y के रूप में दिया y बराबर a to b y dx होता है। यह तब है जब वह वक्र, देखिए
वक्र किसमें, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, और हमको जो एरिया निकालनी है वो एक्स अक्ष के बीच, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी और वक्र के बीच पूरा निकालना है तब। ठीक, अगला सेम चीज़ वही है, थोड़ा फिगर यहाँ एक्स बराबर एफ वाई है, एक्स बराबर एफ वाई है, एक्स बराबर एफ वाई है, वाई अक्ष है, वाई बराबर सी है, वाई बराबर डी है, इससे परिमित। तो वाई बराबर सी या वाई बराबर डी क्या होता है, एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण होता है। तो देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है, एक्स अक्ष हो गया, ये यहाँ पे एक्स बराबर एफ वाई है, ऐसे देख, वाई बराबर सी है, यहाँ वाई बराबर डी है, और वाई अक्ष मतलब ये एरिया हमको निकालनी है। देख यदि इस रूप में दिया हुआ है तो एरिया ए बराबर होता है वाई बराबर सी से वाई बराबर डी एक्स इंटू डी वाई। यक्स का मान हम कहाँ से निकालते हैं, यक्स का मान हम दिए हुए वक्र के समीकरण से निकालते हैं। यहाँ पे वाई का मान दिए हुए वक्र के समीकरण से निकालेंगे। ठीक है, ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जो परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना हो जब वक्र क्या हो, एक्स अक्ष के नीचे दिया हुआ है, एक्स अक्ष के ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, यानी रहे यहाँ पे ये ऊपर हुआ, यहाँ कह रहा है जो वक्र है एक्स अक्ष के नीचे है। ठीक, उस स्थिति में देखिए क्षेत्रफल को हमेशा हमको पॉजिटिव लेना है, लेकिन जब हम यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पे एक्स के नीचे है, वक्र इतना है, एक्स बराबर ये है, एक्स बराबर, तो ऋणात्मक आ जाता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे क्षेत्रफल निगेटिव हुआ। ठीक, ऐसी स्थिति में हम उसका निरपेक्ष मान लेते हैं, मतलब मान ले लेते हैं, वो भले ही ऋणात्मक आता है उसका हम केवल पॉजिटिव मान, पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। ठीक है, कारण क्या है, अब देखा जाए निगेटिव क्यों आता है। यदि इसको हम मान के हम चलते हैं कि यदि एरिया हो गई ये, इसको छोटे छोटे स्ट्रिप में पतला पतला कर डिवाइड कर लेते हैं। ये वक्र है y बराबर एफ एक्स, एक पतली सी स्ट्रिप यदि हम ले लें, ठीक, छोटा छोटा इतना अंतर है जो वो छोटा छोटा पतला पतला सा डिवाइड कर लिए, तो यह जो हाइट है y बराबर एफ एक्स लिखा हुआ है तो ये हो गया y हो जाएगा, ये हो जाएगा dx। लेकिन ये नीचे है तो y क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर माना जाता है कि ये आयत के रूप में, इतना पतला है ये स्ट्रिप आयत के रूप में, तो ये हो गया y हो गया, ये हो गया dx हो जाएगा। चूँकि ये चौथे चतुर्थांश में है, नीचे है, तो y क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हो गया माइनस वाई dx, एक पतले स्ट्रिप का हुआ। और चूँकि पूरे का निकालना है तो इसलिए हम ए से भी इसको इंटीग्रेशन करके निकाल देते हैं। नेगेटिव आ रहा है लेकिन क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव लेना है, इसलिए क्या करते हैं, इसको हम मार लगा देते हैं, मार या निरपेक्ष मान लेते हैं। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि कोई वक्र हो, उसका कुछ पार्ट एक्स अक्ष के ऊपर हो और कुछ पार्ट एक्स अक्ष के नीचे हो। इस स्थिति में हम जब वक्र का ट्रेसिंग करते हैं तो देख लेते हैं कि वक्र कहाँ एक्स अक्ष को कट कर रहा है। मान लीजिए कि एक्स बराबर ए और एक्स बराबर, देखिए यहाँ से है, हमको निकालना है एक्स बराबर ए से लेके एक्स बराबर बी तक। वक्र का समीकरण क्या है, वाई बराबर एफ एक्स है। तो सबसे पहले ट्रेसिंग करके हम देख लेते हैं कि फिर दोबारा ये जो ऊपर नीचे दोनों है तो क्या ये एक्स अक्ष को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। यदि काट रहा है तो देखिए पहले ए से सी, देखिए यहाँ पर लिमिट कहाँ, ए से सी, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगा, ए से सी हो जाएगा। फिर कहाँ से शुरू हो रहा है, सी से, तो फिर दूसरा इस भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। उस स्थिति के लिए लिमिट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन की, सी से बी, क्योंकि सी कहाँ है, ए और बी के बीच में है। A1 पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब इसके अक्ष के ऊपर पॉजिटिव है, और A2 का मतलब है नेगेटिव है। ठीक है, तो इस स्थिति में कि जब वक्र ऊपर और नीचे दोनों हो, एक्स अक्ष से ऊपर नीचे दोनों हो, उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि एक अलग अलग भाग, देखिए एक भाग यहाँ हो गया, नीचे वाला भाग हो गया, एक भाग ऊपर वाला भाग हो गया। हम दोनों भागों का क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल करके एब्सोल्यूट निरपेक्ष क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, माड A2 माड A1, माड ऑफ इतना करके हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये नहीं है कि ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाए
और निगेटिव नीचे वाला निगेटिव हो जाए, ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे तो पूरा का पूरा गलत होगा। वो क्षेत्रफल ऐड करना है, पूरा परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, ये भी हो सकता है कि 3 भाग में भी हो सकता है, 4 भाग में भी हो सकता है, ऐसे 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 भी हो सकता है। तो सबको हम इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक, हम सबको ऐड करेंगे, इस बात को ध्यान देना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लिया जाए। कह रहा प्रथम चतुर्थांश, ये देख लिया होगा कि वक्र कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश, वक्र का वह भाग जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है उसी संबंधित है। प्रथम चतुर्थांश में y बराबर 4x², x बराबर 0, x बराबर 0 किसका समीकरण होता है, y एक्सिस का, y बराबर 1 तथा y बराबर 4 द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि x² बराबर 4y किसका समीकरण होता है, एक पैराबोला का समीकरण होता है। फिलहाल यहाँ इस समीकरण से देखिए, या x² बराबर हो जाएगा 1/4y। मानक रूप में देखें, इसका मतलब ये कहीं न कहीं परवलय का समीकरण है जो y अक्ष के सममित है। देखिए पूरा का पूरा समीकरण है जो y अक्ष के सममित है। ठीक, यदि ऐसे होता y² बराबर x के रूप में होता, इसका मतलब यह x अक्ष के सममित होगा। ये पहले साल बताया भी है। तो सबसे पहले इसको हम ट्रेस कर लिए। ये हमारा देखिए ये बन गया, ये हो गया y बराबर 4x² हो गया। आ रहा है प्रथम चतुर्थांश, मतलब प्रथम चतुर्थांश से हमारा है मेन x बराबर 0, तो x बराबर 0 ये हो गया, y एक्सिस हो गया, y बराबर 1, y बराबर 1 हो गया और y बराबर 4, मतलब ये एरिया हमको निकालनी है, ये परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि वक्र y अक्ष के सममित है। और हमको निकालना क्या है, वक्र, देखिए वक्र y अक्ष और y बराबर 1 और y बराबर 4 के बीच निकालना है। इसलिए जो अभी हम बताए गए थे, इसका मतलब है कि यह वाला फार्मूला लगेगा। देखिए ये वाला फार्मूला लगेगा, ये जो पहले बताया गया है, y बराबर c से y बराबर d वाला। ठीक, तो अभी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, लिमिट कहाँ से, लोअर, देखिए जहाँ से शुरू होता है सबसे छोटा, कहाँ तक जा रहा है, y का मान कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित हो रहा है, 1 से लेके 4 तक। तो y 1 to 4 हो गया, x हो गया x dy। और पहले ही बताया गया है कि x का मान कहाँ से निकालते हैं, हम वक्र के समीकरण, जो भी वक्र का समीकरण दिया रहेगा वहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे। तो 1 to 4 हो गया, x का मान इतना हो जाएगा, इतना आ गया, हल करेंगे तो ये आ जाएगा वर्ग इकाई के रूप में। इस प्रकार से यह बता दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हल करिएगा, बाकी के जो प्रश्न हैं इस तरह से आगे के टर्न में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।